ओके। अच्छा, अधातु हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अधातु क्या होता है, अधातु के बारे में पूरी भौतिक विशेषता हमने पढ़ लिया था ना। अब पढ़ेंगे इसकी रासायनिक विशेषताएं। अच्छा, एक और चीज़ हम बताते हैं, जो अम्लीय वर्षा होती है ना, अम्लीय वर्षा जो ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है, जिसमें देखो पहले ये देखते हैं कि दो तीन चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया एक हम ये सीखेंगे। दूसरा हाइड्रोजन से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया, और तीसरा लिख लेते हैं क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अभिक्रिया। बस तीन ही चीज़ देखते हैं, बाकी और एक किसी से अभिक्रिया करते ही नहीं। जैसे कि हम बात कर लें अम्ल से, तो अम्ल से बिल्कुल अभिक्रिया ही नहीं करते, समझ पा रहे हो। और नॉर्मली ये जो होते हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करते। कार्बन जितनी भी अधातुएं होती हैं वो सामान्यतः जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, ना तो जल से अभिक्रिया करती है, ना तो अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करती, चाहे वो तनु अम्ल हो चाहे फिर सांद्र अम्ल हो, चाहे जैसा अम्ल हो, उससे अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग हम किसके लिए पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। और एक बालकों और बालिकाओं, एक चीज़ हम और बता दें कि हमने जो उस दिन लिख रहे थे ना अंतर्राष्ट्रीय, वो सही था, तुम लोग मुझे गलत बता रहे थे। अभी एक दिन अंतर्राष्ट्रीय फंसा था ना हमारा, हाँ क्या नहीं, आईपीएससी का फुल फॉर्म नहीं लिख रहे थे तो जब लिख रहे थे तो अच्छा तुम लोग ने, अरे वो सीएससी वाला में फंसा था, मूर्ख बना दिए थे, हम गलत बता दिए थे, मिस्टेक खत्म। वो वहीं स्कूल में था जी, स्कूल में था, हम सोचे तुम्ही लोग में था अंतर्राष्ट्रीय, नहीं गड़बड़ी। ऑक्सीजन वो तो अभी कार्बन और कार्बन तथा उसके यौगिक में आता है, तो हम समझते हैं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। देखो अगर हम बात करें तो इसमें दो मेन अधातु हैं, जैसे कि एक है कार्बन, बहुत खतरनाक। देखो अम्लीय वर्षा भी क्यों होती है, कार्बन एक है और एक है सल्फर, सल्फर जानते हो ना, स से सल्फर वाला, और एक है नाइट्रोजन, क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन वो देखे हो, वो क्या बोलते हैं, एक पान कुछ लोग खा रहे होंगे, वो पान में धुआं निकलता है, मुंह में खाते हैं, नाक से धुआं मारते हैं, हाँ वो धुआं नहीं होता, नाइट्रोजन उसमें मिला होता है, उसमें नाइट्रोजन मिलाते तो बहुत तेजी से वो वेपराइज होता है, उड़ता है बहुत तेजी से, बहुत ठंडा होता है। तो जो लोग पान खाते हो ना वो एकदम ठंडा हो जाता है, और नाक से मारते हैं धुआं और एकदम नाक ठंडा हो जाता हो। किसी को हुआ इस तफा के साथ? कोई खाया, आप खाए? कोई नहीं खाया? अरे नहीं वो नहीं, अभी नहीं ट्रेंड जल्दी से चला था, बहुत लोग को हम देख रहे थे ज़्यादा खा रहे थे, तो वो उसमें नाइट्रोजन मिला करके उसको पैक कर देते, तो जब तक नाइट्रोजन रहता था उसमें तब तक बहुत तेजी से वाष्प निकलता था, हमें लगता था धुआं निकल रहा है, वो धुआं नहीं, क्या होता था, नाइट्रोजन होती है। देखो कार्बन, ध्यान से सुनो, कहानी मस्त लगेगी, ठीक है, और ध्यान से सुनो तब। कार्बन क्या होता है? सी, सल्फर क्या होता है? यस, और नाइट्रोजन क्या होता है? यन। अब हम तो ठहरे इंसान, तुम लोग भी हो ना, हाँ हाँ तुम लोग भी इंसान हो। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन से जलाते हैं तो क्या बनता है? कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये बना लेता है CO2, क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो सही है। और अगर हमने सल्फर को जला दिया, किसको? सल्फर को हमने जला दिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या बना लेता है? SO2 गैस बनाता है। और अगर कहीं हमने नाइट्रोजन को ही जला दिया तो ये बनाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। मजेदार बात ये है कि ये सभी गैसें कहाँ जाती हैं? ऊपर जाती है ना, ऐसा थोड़ी कि हम कोई चीज जलाते तो नीचे आती हैं गैस, ऊपर जाती हैं। अब ये देखो, अच्छा देखो, तीनों की तीनों क्या है? गैस है ना, ये तीनों की तीनों गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भाई सब ऊपर जाता तो ऊपर बादल मिल जाते हैं, तब ये सब कहते हैं क्या कहते हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? तब कार्बन डाइऑक्साइड का स्वागत कौन करता है? भाई जाएंगे तो मीठा पानी मिल भी करेगा, तो यहाँ पानी देते हैं, वो कौन?
बादल अंकल, समझ रहे हो? तो CO2 कहता है कि CO2 को मिलता है पानी, अभी तुरंत भड़क जाता है, ये बना लेता है H2SO4, H2 नहीं जी, H2CO3। नाम क्या है? कोई बालक बालिका बोलो। कार्बोनिक अम्ल, बिल्कुल सही। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल। भाई भड़क जाता है CO2, कहता हमको पानी इतने ऊपर है, पानी मीठा मिलवा नहीं किया, तुरंत भड़क जाएगा, एक कार्बोनिक अम्ल। बोलो अम्ल है कि नहीं है? कार्बोनिक अम्ल हो गया। पानी से अभिक्रिया किया, क्या बन गया? और ये कहाँ हो रहा है? ये सब चीजें ऊपर ही हो रहा है, नीचे नहीं, नीचे नहीं। कहाँ हो रहा है? ये ऊपर ही हो रहा है, कार्बोनिक अम्ल हो रहा है। ओके, चलो सल्फर के साथ देखते हैं कौन सा स्वागत होगा। SO2 के साथ। अब SO2 को दिया गया, इसको भी पानी दिया गया, ये भी भड़क, संतुलित कर लेना, ठीक है ना, संतुलित नहीं कर रहे हम। ये भी भड़क गया, ये भी बना लिया H2SO4। देख रहे हो कौन सा अम्ल है? सांद्र अम्ल है ना, सांद्र कह रहे हैं, प्रबल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। चलो ये भी भड़क गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। दोनों अम्ल बनाए अभी तक। नाइट्रोजन का चलो हमको कुछ इसको साथ खुद से मिले, इसने इसको स्वागत किया गया, ये भी तुरंत क्या कि भी भड़क गया। सिर्फ और सिर्फ दोनों को, तीनों को पानी सिर्फ मिल रहा है, मीठा नहीं मिल रहा है, भड़क गए। क्या बना लिया? HNO3। मामला गड़बड़ है, तीनों के तीनों भड़क गए। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब तीनों कहाँ रुके हैं? सब तीनों वो अभी ऊपर ही चला ना, ये सब चीजें ऊपर। कौन कौन अम्ल बन गया? कार्बोनिक अम्ल बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया और नाइट्रिक अम्ल बन गया। अब तीनों ऊपर ही है। अब जैसे ही पहली पहली बरसात होगी, जैसे सावन आता है, सावन वाला गाना चला, बारिश हुई, और जो जो नायक नायिका बाहर थे सब के सब बीमार पड़ जाएंगे, नहीं पड़ जाएंगे? सोचो, क्योंकि उसी पहली वर्षा को कौन सी वर्षा बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। इसलिए कहा जाता है कि जब पहली बरसात होती है तो भीगना नहीं चाहिए, भीगने से बचना चाहिए, और खास करके स्टार्टिंग की पहली लहर में। नहीं कहते एक लहरा पानी बरसा, तो पहली फर्स्ट लहरा में क्या बोलते थे, कैसे बोले, पहली लहरा में जो पानी बरसे उसमें नहीं, मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो लहरा होता है उसमें नहीं भीगना चाहिए। उसमें भीग गए तो डायरेक्ट कहाँ आएंगे? तुम्हारे ऊपर ही आएंगे ना, तो तुमको नुकसान करेंगे। तो जब यही पानी बरसता है उसी को बोलते हैं अम्लीय वर्षा। तो हम बराबर, अगर हम बराबर इसको जलाते रहेंगे, बराबर CO2 जाता रहेगा, बराबर SO2 जाता रहेगा, बराबर NO2 जाता रहेगा, तो बराबर वहां पर अम्ल बनता रहेगा, बराबर अम्ल गिरता रहेगा। इसी को हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा क्या? तो खेतों में जाता है तो खेतों की अम्लता बढ़ जाती है। ये हमने PH मान में पढ़ा था, गिरा दो तो चीजें पढ़ाए थे। तो कहीं ना कहीं इत्तेफाक हुआ तो हमने कहा बता ही दिया जाए, इसे समझ पा रहे हो ना? तो देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और ये सब तीनों के तीनों क्या है बताओ? कार्बन क्या है भाई? अधातु। सल्फर क्या है? अधातु। और नाइट्रोजन क्या है? अधातु। तीनों के तीनों अधातु हैं। देखो कितनी खतरनाक खतरनाक अम्ल बना रहे हैं, समझ पा रहे हो? उसके बाद हम अभिक्रिया देखते हैं किससे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, ये भी ज्यादा अभिक्रिया नहीं बनाता जी। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे हम बात करें थोड़ा, अगर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बताओ अधातु है कि नहीं है? भाई बिल्कुल अधातु है। नाइट्रोजन क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अधातु है ना। ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन, मतलब उसी से तो अभिक्रिया कराना जी। तो बना लेते हैं H2O बना लेते हैं, हाँ कह सकते हैं। और एक कहाँ गया वो? H2O बना लिए। बाकी और क्या जी? ऑक्सीजन हो गया। बाकी कौन है? सल्फर है, फास्फोरस है, सल्फर है, फास्फोरस है और नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के साथ सिर्फ यही अभिक्रिया बनाता है नहीं। लेकिन यहाँ भी तो अगर हम देखें तो अभिक्रिया हुआ, लेकिन यहाँ उसके साथ नहीं हुआ। बस एक ही के साथ कह लेते हैं। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। हाँ नॉर्मली बस यही लिख लेते हैं। मेरे को एग्जाम्पल अगर आ गया तो एग्जाम्पल लिख लेंगे। बाकी अगला हम देख लेते हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ।
अब क्लोरीन के साथ जैसे फास्फोरस हमारे पास है, क्या है फास्फोरस, और फास्फोरस क्लोरीन के साथ टक्कर करके क्या बना लेता है PCl3। फास्फोरस क्या है, फास्फोरस एक अम्ल है ना, अम्ल कह रहे हैं जी, अधातु है ना फास्फोरस जी, फास्फोरस सल्फर, फास्फोरस 15 होता है ना, तो 15 होता है तो 2 8 और 2 8 2 10 और 10 5 15, इसकी संयोजकता कितनी होगी 3 इलेक्ट्रॉन की ना, देखो इसी वजह से क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, समझ रहे हो, तो ये फास्फोरस इसका क्लोरीन के साथ हो गया। तो ये सब सहसंयोजी बंध हैं। कौन से बंध हैं, सहसंयोजी बंध, ये आयनिक बंध नहीं होते, बाकी आगे देखा जाएगा। और अगर हम चौथे नंबर पे बात करें तो बताओ ये, अच्छा अधातु जल से अभिक्रिया किए हैं कि अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया किए हैं ना, देखो ये CO2 है या SO2 है या NO2 है, तो सब अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया किए हैं, न कि अधातु। अगर हम डायरेक्टली नाइट्रोजन को पानी में डाल देते ना तो कोई अभिक्रिया नहीं करते, तो ऐसे कह सकते हैं कि अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। अधातु जल तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, के साथ अभिक्रिया नहीं करते, समझ पा रहे हो? नोट कर लो। अच्छा नोट नहीं करना ना, मैं काफ़ी सिंसियर बालक हूँ, मिटा दिया जाए तो समझ गया ना किस तरह से ये अधातु, मतलब अधातु की कुछ खास ज़्यादा रासायनिक विशेषता नहीं है, बस ऐसा हम कर सकते हैं। चलो अब देखो ध्यान से सुनो भाई, अब यहाँ से कहानी सुनो, थोड़ा इंटरेस्टिंग है और एक तरह से कहो तो दिमाग लगा कर पढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ से तुम्हें संयोजकता पढ़नी पड़ेगी। और धातु जिसे हम अंग्रेजी भाषा में मेटल बोलते हैं ना, और एक होता है अधातु जिसे हम क्या बोलते हैं नॉन मेटल बोलते हैं, मेटल नहीं है, अधातु जिसे हम अंग्रेजी भाषा में नॉन मेटल बोलते हैं। ओके, ये अधातु है और ये क्या है धातु, अधातु है और एक है धातु। ओके, अगर याद करो तो हमने बताया था कि जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन दाता होती है, बोलो सही है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करती है ना, इलेक्ट्रॉन दाता। और ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होती, इलेक्ट्रॉन ग्राही, दोनों चीज होती है ना। कुछ हम एग्जांपल लिख लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्यूमिनियम, बोलो सही है, थोड़ा पास पास सुनिए, हाँ समझ जाओगे। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, पोटेशियम का, पोटेशियम कैल्शियम हाँ 19, और मैग्नीशियम का कितना होता है 12, जिंक का निकल कॉपर जिंक, एल्यूमिनियम का 13, 6 बार रखो याद है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 11 का कितना हो जाएगा 2 8 2 10 और 10 1 11, इसका करें तो 2 8 2 10 और 8 18 18 1 19, और इसका करें तो 2 और 8 2 10 10 2 12, और इसका करें तो 2 8 2 10 18 10 28 28 2 23, 2 और 8 2 10 और 10 3 13। तो तुम हम कहे थे ना कि जब ऐसे देखते हैं तो इसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है, संयोजकता मतलब इसके बाहरी कक्ष में जितनी इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है ना। इसकी संयोजकता कितनी है, एक, इसकी 1 2 2 3, तो कहीं पर भी तुम एल्यूमिनियम पाओगे ना तो एल्यूमिनियम हमेशा 3 के फॉर्म में होता है, AlCl3 देखो होता है ना, मतलब एक एल्यूमिनियम से 3 क्लोरीन जोड़ते हैं, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो ये चीजें। तो और यहाँ देख ले तो कुछ एग्जांपल, जैसे कि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तक थोड़ा बैलेंस बना रहा है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन का 6, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, नाइट्रोजन का 7, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 7 होता है ना, देख लो एक बार पढ़ लो। ओके, अगर हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें कितना हो जाएगा 2 4 6, 2 8 10 10 5 15, 2 8 10 और 10 6 16, 2 और 6 5, सही है।
2 ही 5 2 7। ओके, अब अगर देखो जानते हो एक चीज़, यहाँ से तुम्हें एक और चीज़ हमें बता, क्या हुआ? हाँ नहीं नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम होता है भाई। अगर 11 में जाओगे तो फिर हम स्टार्टिंग में सब चीज़ बताएंगे, अगर दोबारा टाइम रहेगा तो। जैसे देखो यहाँ से तुम दो चीज़ें, अगर हम बात करें, उसको हम लेकर के मिटा देंगे। अगर हम बात करें धातु की, तो धातु की संयोजकता, संयोजक अभी समझाते हैं संयोजकता क्या होती है। संयोजकता ये होती है कि कोई भी धातु या अधातु कितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान या फिर शेयरिंग कर रहा है, आदान प्रदान या साझा कर रहा है, उससे उस धातु की संयोजकता कहते हैं। उसे धातु या फिर अधातु चाहे जो भी हो, जब कोई अधातु, धातु या अधातु जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करे या फिर साझा करे, तो उसी उस धातु या अधातु की संयोजकता कहते हैं, या फिर उसे उस तत्व की संयोजकता बोलते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है जिस बता रहे हैं कि अब जैसे ये मान लो किसी भी तत्व से अगर अभिक्रिया करेगा तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन देगा, ये बिना एक इलेक्ट्रॉन दिए संतुलित नहीं मतलब संतुष्ट नहीं होगा। उसी तरह से पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन, और जिंक कितना देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम कितना देगा, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉनों का आखिर ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो एक तरह से प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का। तो वहां पर तो हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी है, 3, जिंक की कितनी है, 2। तो उसी तरह से बता रहे हैं संयोजकता, धातु की संयोजकता क्या होती है, धातु की संयोजकता होती है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी मतलब ये सिर्फ धातु के लिए है। धातु की संयोजकता क्या होती है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बताओ बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 2 3, तो यही इसकी संयोजकता हो जाएगी ना। उसी तरह से अगर हम बात करें अधातु की, तो हम कह सकते हैं कि अधातु की संयोजकता, अधातु के बारे में कहना चाहें तो हम कह देंगे कि अधातु की जो संयोजकता होती है, अधातु की जो संयोजकता होती है ये थोड़ा सा अजीब होता है। अजीब मतलब कह लो तो ये 8 माइनस होता है, 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, उसकी संयोजकता बोलते हैं। जैसे अगर हमें मान लो निकालना होगा अधातु में हमें सल्फर का निकालना है, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 8 माइनस 6 करोगे कितना आएगा, 2, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। नाइट्रोजन कितना है, 5, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 3। मन में घटा ले रहे हो ना। अगर हम बात करें कार्बन, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, फास्फोरस की कितनी होगी, 5, 5 नहीं 3, 8 माइनस करोगे ना, 8 माइनस बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो वो इसकी संयोजकता होती है। जब भी कोई धातु रहे तो संयोजकता डायरेक्टली उसमें बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसकी संयोजकता कहलाएगी। लेकिन अगर वही अधातु रहेंगे तो हम जितनी भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहरी कक्षा में उसको हम किससे घटा देंगे, 8 से। 8 से घटाने के बाद जो बचेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। अभी थोड़ा संयोजकता के बारे में और तुम समझ पाओगे, ठीक है, परिभाषा तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। मिटा दे इस चीज को, धातु के लिए सिंपल है, अधातु के लिए 8 माइनस करोगे, ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम बात करें यौगिक, हमें क्या बनाना है इस बार। अब देखो हमें एक तरह से यौगिक बनाना हम सीखेंगे जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड, कंपाउंड। अब यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। मेरे ख्याल से इसको मिटा देना चाहिए, याद रहेगा तुम्हें, याद रहेगा ना, तब अच्छे से समझ पाएंगे। जितना चीज़ें बताओ उतना दिमाग में रहना चाहिए, दिमाग से बिसरना नहीं चाहिए। अगर हम बात करें यौगिक, यौगिक को हम अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं, कंपाउंड। यौगिक अगर देखा है ना तो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक। और एक को बोलते हैं सहसंयोजी
सहसंयोजी यौगिक। एक होता है सहसंयोजी यौगिक होता है, और एक क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक हम देखते हैं क्या होता है। अच्छा, यौगिक क्या होता है जी? दो या दो तत्वों के, जब दो या दो से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में अपने द्रव्यमान के किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं, तब क्या बनता है? तभी तो यौगिक बनता है ना। और बाकी मिश्रण क्या होता है? मिश्रण चाहे जिस अनुपात में मिल जाए। तो यौगिक वाला ये है कि किसी निश्चित अनुपात में अगर दोनों दो तत्व मिल रहे हैं अपने द्रव्यमान के किसी निश्चित अनुपात में, तब जो एक तरह से मिश्रण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं ना। तो आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ पर कन्फर्म है कि एक तत्व रहेगा कि एक से ज्यादा तत्व रहेंगे? एक से ज्यादा तत्व रहेंगे ना भाई। यौगिक है तो कहीं ना कहीं दो या दो से ज्यादा तत्व तो रहेंगे ही। अब आयनिक यौगिक देखो नाम से कन्फर्म है ना। आयनिक मतलब इसमें क्या छिपा है? आयन छिपा है ना। अब बताओ आयन बनाते कौन है? धातु बनाते हैं ना, और अधातु भी बनाते हैं। दोनों आयन बनाते हैं ना। आयन दोनों बनाते हैं, धातु भी बनाता है और अधातु। तुरंत समझ जाना कि जो आयनिक यौगिक होता है ये धातु से मिलकर बना होता है तथा अधातु दोनों से मिलकर बना होता है। और इसमें बताओ कहीं पर तुम्हें आयनिक यौगिक दिखाई दे रहा क्या? सहसंयोजी, सह मतलब साथ, संयोजी मतलब बंद बना लो, संयोजी मतलब एक साथ मिल जाओ। तो हम इसमें तो सोच लेना खुद ही कि जब ये तरह से इसमें धातु और अधातु, इसमें दोनों के दोनों अधातु रहेंगे। दोनों के दोनों क्या रहेंगे? अधातु रहेंगे। और तुम्हें एग्जाम्पल बताते हैं, भी समझाएंगे उसके बाद। और एक और चीज, आयनिक बंध में, आयनिक यौगिक में कौन कौन मिले रहते हैं बताओ? धातु और अधातु। जब धातु और अधातु मिलकर के एक आयनिक यौगिक बनाते हैं तो जिस बंध द्वारा बंधे होते हैं, जिस बंध द्वारा धातु और अधातु बंधे रहते हैं, उस बंध को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। कौन सा बंध बोलते हैं? आयनिक बंध बोलते हैं। आयनिक बंध। और अधातु में, अधातु में जो अधातु और खुद अधातु जिस बंध द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, उस बंध को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध। उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध बोलते हैं। इसे हम आयनिक बंध बोलते हैं और इसे सहसंयोजी बंध बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। आयनिक यौगिक है तो समझ जाना कहीं कहीं धातु और अधातु है, और दोनों में बंध कौन सा बनेगा? आयनिक बंध। और इसमें सहसंयोजी बंध। थोड़ा सा अभी के लिए जान लो कि जो आयनिक बंध होता है ना वो ज्यादा पावरफुल होता है। किससे? सहसंयोजी बंध से। आयनिक बंध की ताकत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सहसंयोजी बंध के। अगर हम इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो कुछ ऐसे यौगिक का नाम मुझे बताओ जो धातु और अधातु से मिलकर बने हैं। जैसे कि NaCl, बोलो। हाँ, NaOH। सोडियम क्या है? धातु है। और ये क्या है? दोनों अधातु हैं। KOH, MgCl2, बोलो सही है। हाँ, MgCl2। और आगे और भी लिखना चाहेंगे हम। और क्या हो जाएगा? BaCl2, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्या है? धातु है। और जिंक ZnCl2, बोलो सही है। ZnO, बोलो सही है। जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, बोलो सही है। इत्यादि कब तक लिखेंगे हम? सही है ना। और देखो इसमें हर में क्या है? सब में एक धातु है, दूसरा धातु। देखो बेरियम क्या धातु है, क्लोरीन क्या धातु जानते ही हो, जिंक क्या धातु है, जिंक धातु, मैग्नीशियम धातु, मैग्नीशियम धातु, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम बेचारा छूट गया, वही तो जलवा दिखाता। AlCl3, बोलो। और कोई नहीं छूटा है? या फिर Cl2, आयरन भी तो है। तो अब अधातु सहसंयोजी बंध, ये सब जितने भी यौगिक हैं, इन सभी यौगिक को हम कौन सा यौगिक बोलते हैं? आयनिक यौगिक। इनको अगर हम जल में घोलेंगे तो आयन प्रदान करेंगे। और अगर हम इनकी बात करते हैं सहसंयोजी बंध के बारे में, तो सहसंयोजी बंध के बारे में जैसे Cl2 होगी, कौन सा यौगिक है? भाई दो तत्व है कि नहीं है? भले से दोनों क्लोरीन है, लेकिन दोनों तो दो है कि नहीं है? तो दो चीज है तो उसको हम यौगिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो क्लोरीन भी है एक तरह से यौगिक है। अब जितने भी हैं सब लिख लो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 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 फ्लोरीन, आयोडीन, हो सकता है ना ऐसा?
सब के सब है भाई। और कुछ बोलना चाहोगे? बोलो भाई साहब। HCl, हाँ, H2SO4, हाँ भाई साहब सही बोल रहे हैं। अच्छा NO3, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तीनों की तीनों क्या है? बोलो भाई, अधातु है ना। और की बताओ, और कोई बताना चाहोगे? BOH का होल्डर कितनी बार लिखोगे? बेरियम क्या है? धातु है। तब अधातु में कैसे? कार्बन है, CO2 है जी, अपना भूल जा रहे हो। H2O है जी, बोलो। NO2 अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है, बोलो। H2CO3 पढ़ा है, हाँ। फिर हम जी तुम बार बार कह रहे हो यार। और क्या पढ़ा था? कौन कौन अम्ल थी जी? 3 अम्ल थे ना। एक क्या था? अरे NO2 से HNO3 बना था ना, SO2। NO2 भी तो हो रहा होगा, हाँ वो तो है। CO है क्या कोई? भाई कार्बन मोनोऑक्साइड, एलियन कहीं का। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक होता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी होता है, एलियन कहीं के। तो चलो अभी इसके बारे में अगर कंफ्यूज हो तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ गए? हाँ, ओजोन होता है, ओजोन। तो समझ गए ना जी? देखो कुछ समझ में आ रहा है बालकों? बोलो। अब इसके बारे में देखते हैं। हम बता देते हैं आयनिक यौगिकों, बातें नहीं, आयनिक यौगिकों की संरचना क्या है? आयनिक यौगिकों की संरचना देखो कैसे होती है भाई, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। पहला क्या हमारे पास? NaCl है ना। देखो अब NaCl बनता कैसे है जी? अब तक तुम लोगों ने NaCl पढ़ा है ना। देखो ये जुड़ते कैसे हैं NaCl, देखो 3-4 तरीके से बताएंगे अब। तो NaCl हम देखते हैं, ये इसमें मुख्य इसकी प्रधानता है। थोड़ा हम झटकवाही में जानेंगे, थोड़ा दिमाग भी तुम लोग का उतना तेज चलना चाहिए, ठीक है? हो सकता है हम 1-2 बनाने के लिए भी दे दें तुम लोग को। देखो अब इसमें देखो हमेशा हम क्या करेंगे, इसमें कितने तत्व हैं बताओ? कुछ लोग ये तो नहीं सोच रहे ना कि 1 2 3 4 तत्व हैं, 2 ही तत्व हैं। तो एक गोला है क्लोरीन का, या फिर रुको अभी थोड़ा सा आराम से देखो, ये सोडियम है, सोडियम। अच्छा देखो हम उनके बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही बस काउंट करेंगे। इनके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1 2 3 4 5 6 7, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या कहेगा? सोडियम कहेगा भाई हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तुम ले लो। ये कहेगा भाई तुरंत दे दो, इसके पास कितना कम है? 1 कम है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1 की कमी है, तुरंत ये सोडियम कहता है कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, अच्छा हम जानते हैं किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के पास, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 है। 2 8 2 10 1 11 है। मतलब इसके सोडियम के पास कितने परमाणु होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? सोडियम के पास 8 10 1 11 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 11 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 11। हालांकि न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब 11 है, और प्रोटॉन मतलब कितना? 11 है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव होता ना। अब तुम सोचो ये जो सोडियम वो क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि प्रोटॉन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 10 इलेक्ट्रॉन बचेगा ना। और प्रोटॉन कितना है? तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को हैंडल कर लेंगे, तो क्या बढ़ गया इसके पास? प्रोटॉन बढ़ गया ना। इसी वजह से कहते हैं कि इस पर Na+ आ जाता है, समझ पा रहे हो? इसी वजह से हम कहते हैं कि इस पर क्या आता है? Na+ आता है, क्योंकि जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी ना। और जैसे ही क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसका 17 होता है, इसका 11। तो 2 8 2 10 और 10 7 17। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन। कितने प्रोटॉन होते हैं? 17 प्रोटॉन होते हैं। भाई साहब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया?
ले लिया ना, तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? अब प्रोटॉन कितने? 17 प्रोटॉन है, तो क्या बढ़ गया? तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन हैंडल करेंगे, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो ये सोडियम क्लोरीन चिल्लाता है इसके पास क्या आ गया है? एक ऋणात्मक आवेश आ गया इसके पास। समझ पा रहे हो? इस वजह से इस पर माइनस आवेश होता है, और दोनों तुरंत ही देखो प्लस है, दोनों माइनस, दोनों तुरंत क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, और इतना तेजी चिपकते हैं कि दोबारा छोड़ने वाले नहीं है। NaCl भाई सब इतने स्ट्रांग होते हैं, छूटते ही नहीं। आयनिक, इन दोनों के बीच आयनिक बंध बन जाता है। ये जो ऐसे दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये तुरंत इसको अपनी तरफ खींचता है, तुरंत अपनी तरफ, नहीं उल्टा हो जा रहा है क्या? नहीं सही तो है, दोनों खींच रहे हैं दूसरे को, और तुरंत ही क्या बन जाता है? NaCl बन जाता है, और इनके बीच जो बंध बनता है उस बंध को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध बोलेंगे ना। आयनिक बंध इतना मजबूत होता है, सोचो भाई, सोडियम पानी में जलाओगे ब्लास्ट होता है, बम की तरफ जलता है ना, और क्लोरीन जहरीली गैस होती है, दोनों को मिलाने पर एकदम साधारण सीधा साधा बेचारा नमक बन गया, जिससे कोई नुकसान नहीं। सोचो, तो इतना मजबूत बंध बनता है जिसकी वजह से कोई नुकसान नहीं होता है। तो अगर सोडियम से कहीं दोनों अलग हो गए तब क्या होगा? ये भड़ाक भड़ाक उड़ा देगा, बाकी ये सबको सुंघा के मार डालेगा। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आयनिक बंध बनता है, इस तरह से आयनिक यौगिक बनता है। तुम चाहे जिसका को सबका हम एक्सप्लेन करेंगे, सबका सेम है। चलो ये मिटा देना ये वाला चीजें, तो समझ गया ना कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं। ये लिख लेना नोट में अपने। और आगे वाला क्या, किसको किया जाए? मैग्नीशियम क्लोराइड को। चलो MgCl2 को देखा जाए। भाई की तरफ से एक आज्ञा आया है क्या कहते हैं ऐसे? नहीं, बाद में तुम लोग समझ पाए हो, बाद में हंस रहे हो। एक मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन है बताओ जरा? एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन ये है, एक क्लोरीन ये है। मैग्नीशियम की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 2 8 2 10 और 10 2 12, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी 2 इलेक्ट्रॉन देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 भिखारी। बोलो सही कह सकते हैं ना? 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब मैग्नीशियम कह रहा है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, देना किसी को, दोनों तैयार है पहले से। तुरंत ही कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, और तुरंत ये कहेगा हमें 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो जब मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन दिया, अच्छा बताओ, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने की वजह से मैग्नीशियम के पास कितना पॉजिटिव चार्ज? 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। और एक क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव चार्ज, एक क्लोरीन के पास 1 नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, दोनों जुड़ जाते हैं किस बंध के साथ? आयनिक बंध के साथ, और तुरंत ही बना लेते हैं MgCl2। समझ पा रहे हो? इस तरह से अब क्रिया होती है, MgCl2 की क्रिया इस तरह से होती है। और दोनों के बीच कौन सा बंध बना होता है? दोनों के बीच आयनिक। तो यहां देखो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर कोई पूछे भाई ये भी हो सकता है कि आयनिक बंध बनता कैसे, तो आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है। इलेक्ट्रॉनों के, एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां क्या कर दिया हमने, शिफ्ट कर दिया ना,